Hello everyone. We already talked about Huygens principle and their application. In this class, we are going to start the new concept, principle of superposition of wave. क्लियर? लेट मेरे पास एक वेव है, इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास वेव है, एक ऐसी वेव है, सिमिलरली एक और वेव है, ऐसी वेव है। लेट ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करूं, फॉर एग्जांपल इस टाइम की बात करता हूं, लेट यहां, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट है इतना और इसका है इतना। लेट ये है आपका y1, ये है आपका y2। तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन नंबर ऑफ वेव्स, अभी तो मैं दो वेव की बात कर रहा हूं, मतलब अगर बहुत ज्यादा नंबर हो, द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ सेम मीडियम, इनका मीडियम भी सेम है, इसका मीडियम भी सेम है। लेट इसका मीडियम 1 है तो इसका मीडियम भी 1 है। लेट दोबारा बोलता हूं, व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ सेम मीडियम सुपर इंपोज ईच अदर, आपस में अगर मिले तो जो उनका रिजल्टेंट होगा y, वो होगा आपके इसके और इसके सम के बराबर। दोबारा सुनिए पूरा स्टेटमेंट। व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इंपोज ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एट एनी पॉइंट, एट दिस पॉइंट मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एट एनी पॉइंट गिवन एट अ गिवन इंस्टेंट कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ, सॉरी वेक्टर सम की बात करेगा वो, मतलब अगर वेक्टर सम की बात क्यों करेगा वो बताता हूं। इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वेव यहां पर ऐसे होती, इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए ऐसे आ रही होती है, ऐसे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कहां को है? नीचे है, इसका y1 है और यहां पर आता आपका y2 नेगेटिव, तब ये जुड़ता y1 प्लस माइनस y2, इसलिए वेक्टर सम की बात कर रहे हैं। इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहा गया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको और थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं उसको, इसके रिजल्ट के, सपोज अगर एक वेव, दो वेव आपस में मिल रही हैं और दोनों के फेजेस अगर सेम हैं, मतलब इस पॉइंट की बात करूं तो इसका भी ऐसे है ऊपर को, इसका भी ऐसे है, लेट ये a है, इसका एम्पलीट्यूड इसका b है, तो रिजल्ट होगा इसका होगा a प्लस बी। ये बात हम 11th क्लास में कर चुके हैं। सिमिलरली अगर ये दोनों वेव ऐसे होते, ऐसे, चलो उसको मिटाता नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। ये था आपका बी, एक और थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना लेता हूं वेव को, लेट ऐसे, लेट ये हो गया आपका सी। तो अगर मैं ए और सी को सुपर इंपोज करूं आपस में, ए और सी को सुपर इंपोज करूं तो आएगा आंसर आपका ए माइनस सी, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा कंस्ट्रक्टिव, और इसे बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। जब एक ट्रफ, सॉरी एक क्रीज जब दूसरे क्रीज के साथ मिले और आपका नई जो वेव बनेगी इससे,
इतना प्लस इतना, इतनी बड़ी वेव बनेगी। तो आपका ये हुआ कंस्ट्रक्ट हुआ, कंस्ट्रक्टिव आपका सुपर इंपोजिशन हुआ, यहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव हुआ। ठीक है, ये आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये कहाँ काम आने वाला है हमको, एक बात ये ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा, मैं एक और बात कर लेता हूं। चलिए, दूसरी बात है बेटा, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। कोहेरेंट बुक में थोड़ा आगे पीछे मिलेगा आपको, लेकिन आप अगर स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर रहे हैं बेटा कोहेरेंट और एंड इन कोहेरेंट सोर्स के बारे में। ठीक है, कोहेरेंट और कोहेरेंट मतलब को मतलब दो सोर्सेस, पता ही आपको, लाइट सोर्स। ठीक है, अगर दो लाइट सोर्स, जो दो लाइट सोर्स है, मान लीजिए कोई दो बल्ब हैं, वो एमिट कर रहे हैं, अगर इन दोनों की जो वेव्स निकल रही हैं, अगर दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम या वेवलेंथ बोल सकते हैं, सेम वेवलेंथ है, या जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, मतलब अगर वेव कॉन्स जीरो मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं, जैसे इस वाली वेव में और इस वाली वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं। ठीक है, दोनों वेव अलग अलग हैं, कोई फेज डिफरेंस, जब ये स्टार्ट हुई ये स्टार्ट हुई, जब ये खत्म हुई ये खत्म हुई। कांस्टेंट मतलब हर बार आपको कुछ ना कुछ पाई बाई टू का फेज मिले एक्सटर्न, या माइनस पाई बाई टू का मिले, या प्लस पाई का मिले, माइनस पाई का मिले, हमेशा कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट फेज हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो दोनों वेव, दोनों लाइट सोर्स की वेव्स में, तभी उस सोर्स को हम बोलेंगे कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स कौन होंगे? टू सोर्स ऑफ लाइट विच कंटिन्यूसली एमिट लाइट waves of same frequency, same wavelength, zero or constant phase difference are called coherent source। और ऐसा जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? आपके इनकोहेरेंट होंगे। क्लियर? याद रखिएगा कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। चलिए, अब क्या कोई दो सोर्सेस, क्या दो बल्ब, उनकी अगर कंपनी भी सेम है, दोनों सेम फिलिप्स के हैं, दोनों फिलिप्स के हैं, सेम कंपनी के हैं, सेम वोल्टेज के हैं, सेम मैन्युफैक्चर यूनिट से निकले हैं, हर जगह हर चीज सेम है, मतलब एक के बाद एक बल्ब बना, क्या वो दोनों आपस में सेम होंगे? सवाल है, क्या कैन टू डिफरेंट बल्ब्स सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स? क्लियर हुआ सवाल? क्या दो जो लाइट बल्ब हैं सब कुछ सेम है दिखने में, वोल्टेज वोल्टेज में, क्या सेम हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते सेम। तो याद रखिएगा, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट can't be, एक एन कम हो गया है, cannot be coherent।
क्लियर हुआ? चाहे वो सिमिलर भी हो सब रेस्पेक्ट में, दिखने में, ब्रांड में, वोल्टेज में, तब भी नहीं हो सकते। क्यों? चलिए मान लीजिए आपको पता है एक लाइट की जनरेशन का कॉस्ट क्या होता है बल्ब या किसी सोर्स में। क्या होता है, आपका जब एक एटम हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आता है, ज्यादा एनर्जी बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब भी एक आपका एटम हायर ऑर्बिटल से लोअर पे आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, एच न्यू। क्लियर? उससे लाइट निकलती है। अब क्या, अब आपको पता है बल्ब के अंदर हजारों एटम है, आपके पता है आपके बल्ब के अंदर हजारों एटम्स हैं, हजारों आपके एटम्स हैं दूसरे के अंदर भी। क्या दोनों सेम टाइम पे वो रिलीज कर रहे होंगे? तभी तो सेम, अगर इसका अगर फेज इसका फेज हमें सेम चाहिए, इसका मतलब है दोनों सेम टाइम पे निकलने चाहिए, नहीं तो आपका वो हल्का डिस्टरबेंस आ जाएगा। क्लियर? वो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसके अंदर अगर बात करूं, जब लाइट यहां से यहां आती है उसको बहुत कम टाइम लगता है, 10⁻⁻⁸ लगता है। क्या सारे के सारे एटम एक ही टाइम पे वापस आते हैं? अपने लोअर ऑर्बिटल पे? नहीं। इस वजह से हमको कोहेरेंट सोर्स सेम नहीं मिल पाते। तो हम कोहेरेंट सोर्स बनाए कैसे? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स हमको चाहिए सुपर इम्पोज कराने के लिए। सुपर इम्पोज अगर हमको कराना है, अच्छे से कंस्ट्रक्टिव करना है, तो हमको सेम फेज वाले, सेम कोहेरेंट सोर्स, सेम फ्रीक्वेंसी लाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए? हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें एक कलर हो। हम क्या लेंगे? मोनो मीन्स वन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे। एक सोर्स लिया हमने, हमने एक बल्ब लिया। इस बल्ब के सामने बेटा एक बोर्ड लगाएंगे और इस बोर्ड में करेंगे बेटा छोटे छोटे दो होल, ऐसे बहुत कम एमएम के, मतलब बहुत कम, 1 mm के आसपास, 1 mm 2 mm जो भी कर। अब यहां से इसकी लाइट आएगी ऐसे, अब यहां से लाइट इसमें पास से पास होगी ऐसे, यहां से भी लाइट निकलेगी, इसमें से पास होगी ऐसी। अब ये जो रेस होंगी आपस में जब इंटरफेयर करेंगी, आपस में जब मिलेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तो इस वाली वेव का और इस वाली वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इस वाली, क्योंकि एक ही सोर्स से निकली है, इस वाली वेव का इस वाली वेव का वेवलेंथ सेम होगा, फेज सेम होगा, या थोड़ा सा कांस्टेंट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपको सेम फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स मिलेगा, सेम वेवलेंथ वाला सोर्स मिलेगा। क्लियर? तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ही हम बनाते हैं अपना एक कोहेरेंट सोर्स। इस सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ही हम अपना क्या बनाएंगे? कोहेरेंट सोर्स। तो हमारा अब यहां पर ये और ये जो हमारा पिन होल था, ये पिन होल था, अब ये सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, यहां से वेव निकल रही है, यहां से वेव भी निकल रही है। तो हमने रेडी कर लिया अपना एक कोहेरेंट सोर्स, एक ही बल्ब से। ठीक है? अब हमें कोहेरेंट सोर्स बनाना क्यों है? क्लियर? कोहेरेंट सोर्स हमें इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि हमको इंटरफेरेंस कराना है लाइट का। हमें क्या कराना है? लाइट का इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। लाइट की इंटरफेरेंस को कराने के लिए हमें याद रखिएगा, नीड है किसकी? कोहेरेंट सोर्स की। क्यों है? हमें, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस कराना है। अब जानेंगे इसके बारे में। कोहेरेंट सोर्स समझ गए आप, सुपर इम्पोजिशन समझ गए आप। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। जब कोई दो सोर्स लेट्स S1 और S2, जब कोई दो सोर्स when two light, जो ये लाइट वेव भेजेंगे अपनी ऐसे ऐसे, when two light waves, दो सोर्सेस से जब दो लाइट वेव निकली, लाइट वेव से स्टार्ट करते हैं, when two light waves of same frequency having zero or constant phase difference, when two light waves of same frequency and having zero या constant phase difference traveling in a same medium, traveling in the same direction, traveling the same direction, एक ही डायरेक्शन जो जब चल रही थी, सुपर impose each other, सुपर इम्पोज ईच अदर, दोनों ने अपने आप में क्या हुआ, सेम डायरेक्शन चल रही है, मिल रही हैं, तो सुपर इम्पोज कर जाएंगी। सुपर इम्पोज ईच अदर द इंटेंसिटी ऑफ द रीजन, उस रीजन जब वो मिलेंगी, उस रीजन की जो इंटेंसिटी होगी बेटा नया बन जाएगी। नहीं, पहले जो इंटेंसिटी थी, बाद में जो इंटेंसिटी, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आगे और बढ़ा देते हैं, ईच अदर द इंटेंसिटी इन द रीजन, जहां पर वो सुपर इम्पोज कर रही है, ऑफ सुपरपोजिशन रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिकमिंग क्या बन सकती है, बिकमिंग क्या बनेगी, मैक्सिमम एट सम टाइम, कभी कभी मैक्सिमम भी आ सकती है और कभी कभी मिनिमम भी आ सकती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस। इसी फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया बेटा इंटरफेरेंस क्या है? जब दो लाइट वेव, when two light wave having same, मतलब कोहेरेंट सोर्स, जब दो कोहेरेंट सोर्स जब लाइट निकले और सुपर इंपोज करें, उस सुपर इंपोज करने से बेटा दो चीज हो सकती है, या वहां पर जहां पर मिल रही है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, या जहां पर वो मिल रही है, जहां पर वो जा रही है वेव, मान ली यहां जा रही थी, यहां जब जाएंगी तो यहां की इंटेंसिटी बढ़ सकती है या घट सकती है। वो डिपेंड किस पे करेगा, क्या कंडीशन होगी वो बाद में बताएंगे, लेकिन जो होगा चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद,
चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, ये जो होता है, ये जो फिनोमिना होता है, इसी फिनोमिना का कहते हैं हम इंटरफेरेंस। तो यही है बेटा आपका इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इंटरफेरेंस जब होता है, ठीक है, आपको एक इंटरफेरेंस का मैं एक सिंपल सा एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, देखिएगा अभी। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस। Have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there.